गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग ग्लिप्सा। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बता दो एक बार, फिर स्टार्ट करेंगे। ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है तो बता दो एक बार, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। गुड इवनिंग डोरेम, गुड इवनिंग। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको। अम, ठीक है, लोड होगा ना सर। गुड इवनिंग हर्ष। चलो देखो यार, लास्ट क्लास में कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लो। होमवर्क क्वेश्चन फिर मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद डीपीपी देखेंगे। फिर जितना हमारा थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में रहेगा तो उसको करके फिर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। आज तो सेंटर ऑफ मास करेंगे। उसके बाद जो है हमारा रोटेशन कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, किसी को किसी भी क्लास में पहले कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो अभी। फिर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी तुम्हारे लिए, है ना। डाउट नहीं तो एक काम करते हैं, सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन देख ले। एक जो होमवर्क क्वेश्चन था मैंने कर दिया था, यहीं पे सॉल्व कर दिया था वैसे तो, बट ठीक है, देख लेते हैं इसको भी एक बार, है ना। एक सेकंड जो, ठीक है देखो। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर रेडियस, रेडियस दे दिया था। ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। पार्ट ये वाला मिस हो गया था मेरे से थोड़ा सा। ये 2 सेकंड्स लगा था मेरे को, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 80 तुम्हें दे ही रखा है, तो 80 के लिए v इक्वल u प्लस 80 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल निकालो v स्क्वायर अपॉन r करके। तो v कितना है तुम्हारा, 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर 25 अपॉन रेडियस कितना है 10। तो v स्क्वायर बाहर से सेंट्रीपिटल निकल गया। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का नेट करो, वेक्टर में जैसे नेट करते हैं ना, रूट करके स्क्वायर में ऐड करना है। वो करके तुम्हारा जो आंसर निकल जाएगा फाइनल, 10.25 का रूट करोगे 3.2 के आसपास आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। हेलो सुभान, हेलो। चलो, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा क्या रहेगा, डीपीपी देख लेते हैं एक बार। डीपीपी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके आज। चलो, 2 मिनट में मैं शेयर करता हूँ, दिख जाए फिर बताना मेरे को। 2 मिनट रुक जाओ। बाकी किसी को कोई डाउट है कुछ भी है तो बता देना मेरे को, है ना। चलो, डीपीपी स्टार्ट होने से पहले एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोगों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम मेंटोरशिप के स्टूडेंट हो, चाहे फ्री बैच के स्टूडेंट हो, है ना। देखो, 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ सितंबर, है ना। 15th ऑफ सितंबर को तुम्हारा पार्ट सिलेबस टेस्ट है। पार्ट सिलेबस टेस्ट मतलब जो हमने सितंबर में किया, सिर्फ वो नहीं, अगस्त से लेकर अब तक जितना भी सिलेबस हो गया है, वो सारा का सारा तुम्हारा आने वाला है, पूरा सिलेबस, ठीक है। क्या क्या सिलेबस है, अगर तुमने नहीं चेक किया तो मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिक मैथ्स आएगा तुम्हारा, ठीक है। बेसिक मैथ्स आएगा, वेक्टर आएगा, है ना। 1D और 2D दोनों, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, और सर्कुलर। सर्कुलर तो चलो आज खत्म हो जाएगा, बाकी सर्कुलर भी आएगा। फिर लास्ट में तुम्हारा सीओएम भी आएगा, सेंटर ऑफ मास। आज सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है वो। सीओएम प्लस रोटेशन, ये पूरा सिलेबस आएगा तुम्हारा। 600 नंबर का पेपर है, मतलब और भी सब्जेक्ट्स है। बाकी फिजिक्स क्लास 11th का ये सिलेबस है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग भावना। ठीक है, ये तुम्हारा सिलेबस है, इसको याद रख लो। मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ स्लाइड के साथ। इसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। जिसने फ्री डीपीपी ले रखी है, प्रीमियम डीपीपी नहीं है जिसके पास, कोई बात नहीं, फ्री डीपीपी कोई बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसी में, ठीक है। सर्कुलेशन बढ़ते हैं। आज थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, डायनामिक्स की एंड काइनेमेटिक्स की, ठीक है। एक एक क्वेश्चन भी होंगे उसके ऊपर, मतलब क्वेश्चंस आज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहली बात, जो भी मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाता हूँ या फिर टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि नीट के परस्पेक्टिव में कितना इंपॉर्टेंट है वो, है ना। पर्सनल मेंटरशिप तुम्हें पता है यार, ज्वाइन कर लो, काफी सारी चीजें तुम्हें मिल रही है, और लिमिटेड टाइम के लिए भी ऑफर। प्लस सूर्य सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज भी आने वाली है हमारी लास्ट ईयर की तरह, है ना।
ठीक है, देखो, जो जो चीजें मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ वो सारी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कितना टेस्ट में आएगा, है ना। वर्क एनर्जी पावर में अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, एक सेकंड जाओ। हाँ, वर्क एनर्जी पावर जो है उसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन नहीं बनता उसके ऊपर। ठीक है, कोलिजन की अगर मैं बात करूँ, कोलिजन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बट वो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, तो जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब तुम्हारे काम आएगा। सर्कुलर मोशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, तो हम 2D एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर इसके सर्कुलर मोशन पे ध्यान देंगे। आज हम 2D या फिर चलो काइनेमैटिक्स लिख देता हूँ मैं तुम्हें, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, आज हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स, ठीक है, और डायनामिक्स। बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कह सकते हो एनसीईआरटी में दे रखे हैं बट क्वेश्चन सब नहीं बनते उसके ऊपर। लास्ट कुछ तुम पैटर्न नोटिस करोगे तो सर्कुलर मोशन में क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ 2D के ऊपर एक दो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ आता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। किसी को कोई भी डाउट अगर आए तो पूछ लेना मेरे से, है ना। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, वीसीएम और सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो दोनों अलग टॉपिक है, बिल्कुल ही अलग है। वीसीएम का कॉन्सेप्ट अलग ही जाता है बिल्कुल, एंड काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स ये दोनों आपस में लिंक्ड है। देखो, चलो फिर से कह रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस मतलब कर लो, जितना प्रीमियम डीबीबी में है और फ्री डीबीबी में जितना है वो सारा कर लो। बट एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके एकदम ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो नहीं, जहां पर जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ये वाला चैप्टर सच में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक पढ़ते हैं और काम आता है बाद में, बाकी इसके बिना सेंटर ऑफ मास समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सबसे पहले काइनेमैटिक्स क्या होता है तुम पता ही है तुम्हें, 1D और 2D में हमने पढ़ा हुआ है। काइनेमैटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज। बॉडी में मोशन आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीजें मेरे को पता है। एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है, वेलोसिटी कहाँ से आ रही है, इसका मेरे को नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है मेरे को इससे। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा डायनामिक्स। डायनामिक्स डायनामिक्स क्या होता है, नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। जैसे एनएलएम, एनएलएम हमने पढ़ा था क्या होता है, फोर्स। क्या पढ़ा था तुमने उसके अंदर, फोर्स लगती है तब बॉडी है मूव करती है ना। जब फोर्स लगती है तभी बॉडी मूव करती है। मतलब हमें मोशन का रीजन पता चल गया कि मोशन क्यों आ रहा है। मोशन क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो दोनों को अलग तरीके से समझेंगे। देखो अब काइनेमैटिक्स को ध्यान से समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले सर्कल समझ लो। सर्कल तुम्हें पता ही है क्या होता है, बताना क्या है इसके अंदर, हम क्या पढ़ेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है, सारी इसी डायग्राम के थ्रू तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो, ये हो गया सर्कल। सर्कल तुम्हें पता ही है क्या होता है, सर्कल तो पता है ना क्या होता है, 2D शेप होती है ना। अब देखो, सर्कल के बीच में होता है सेंटर, बिल्कुल बेसिक फोर्थ फिफ्थ वाली बातें कर रहे हैं। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, सेंटर से कहीं तक भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो हो जाएगा तुम्हारा रेडियस। उस पूरे को ज्वाइन कर दोगे, कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स थ्रू द सेंटर, ये हो जाएगा तुम्हारा डायमीटर, या फिर 2R, या फिर डायमीटर। ठीक है, बाहर बाहर से क्या होता है सर्कल में, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। 2πr, आर क्या होता है, रेडियस। यहाँ पर जो हमने पढ़ा बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है यार, क्या ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें अभी। एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। पाई क्या होता है, 3.14, या फिर 22/7। पाई आर स्क्वायर का कोई काम अभी नहीं आएगा, तुम्हें क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ेंगे, ये तो सर्कल की बातें थी। हम क्या पढ़ेंगे वो देख लो। हम पढ़ेंगे जब बॉडी बाहर बाहर से ऐसे 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 मूव कर रही है, सरकमफ्रेंस के ऊपर बॉडी जो है गोल गोल घूम रही है। ठीक है, सरकमफ्रेंस में जो है बॉडी गोल गोल घूम रही है, तो हम उस मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिंपल बात है। सरकमफ्रेंस में जब बॉडी मूव कर रही है वही होता है सर्कुलर मोशन। सिंपल बात है, इसके अंदर कुछ टफ तो होना नहीं, मतलब लगना नहीं चाहिए तुम्हें। बॉडी सरकमफ्रेंस पर मूव करी वो हो गया सर्कुलर मोशन, सर्कल के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें नॉर्मल 1D मोशन में एग्जिस्ट करती है। सर्कुलर मोशन में भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक्चुअल में क्या है, अगर मैं देखूँ तो
सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, बेसिकली बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रही है। मतलब ये तो स्ट्रेट लाइंस है, बट एक्चुअल में बॉडी क्या करी, सर्कल में घूम रही है अगर हम एक एक्सेस को पकड़ के चले तो। मतलब क्या हुआ इसका, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 2D मोशन हो गया, प्लेन चेंज हो रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर घूम रही है बॉडी। सर्कुलर मोशन वही होता है कि इसलिए 2D में पढ़ते हैं ना इसको, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है बार बार, एक ही एक्सेस के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं चल रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे आगे गई और वापस आ गई, ऐसा नहीं है। सर्कुलर मोशन में क्या है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब इससे तुम्हारे पास क्या कंक्लूजन मिलेगा, स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, स्पीड, इसको आगे बढ़ेंगे, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो सकती है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होती, कभी भी नहीं होती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आ जाता है वेलोसिटी के अंदर। और सर्कुलर मोशन क्या है, 2D मोशन जिसके अंदर डायरेक्शन बार बार लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती, स्पीड हो सकती है, क्योंकि स्पीड मान लो 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और ये 8 मीटर पर सेकंड से गोल गोल घूम रहा है, इसने चेंज ही नहीं करी स्पीड, तो 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगा स्पीड, है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर एक और सर्कल बनाता हूँ मैं, एक सर्कल बन गया, ठीक है। ये यहाँ पर गई बॉडी, उसके बाद यहाँ से कनेक्ट हो गई, मतलब बॉडी क्या है, पहले यहाँ पर थी, उसके बाद यहाँ पर आ गई, ठीक है, सर्कल के अलोंग मूव कर रही है। ये एंगल क्या है, ये एंगल है थीटा, थीटा एंगल बॉडी ने कवर किया है, ठीक है। ये जो एंगल बॉडी ने कवर किया है, जितना भी एंगल कवर किया है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कितना भी है, मतलब जो भी एंगल बॉडी ने कवर किया है, इसकी को हम कहते हैं एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो थीटा बॉडी ने कवर किया है, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल के टर्म्स में शॉर्टेस्ट पाथ, कि कितना एंगल कवर किया, मतलब बॉडी यहां से यहां तक गई है, ये कुछ मीटर में भी कोई वैल्यू होगी इसकी, है ना, या फिर किलोमीटर में भी इसकी वैल्यू हो सकती है, वो होती है स्ट्रेट लाइन 1D के केस में। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसके अंदर आ जाता है, वो हो जाता है थीटा, जो कि होता है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल मूव करते हैं उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल बात है, ठीक है। हाँ, वो फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं अभी, थीटा इज आर बाय रेडियस, ठीक है। अब देखो, ये जो आर्क, इसको आर्क कहते हैं हम, इस आर्क की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये मान लो रेडियस है, तो आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा हुआ है वैसे, तो तुम्हें पता होना चाहिए, आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस इंटू थीटा, ठीक है। आर्क होता है तुम्हारा आर थीटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब, है ना, थीटा इंटू आर, हाँ थीटा इंटू आर, नहीं नहीं, थीटा इंटू आर नहीं, एक सेकंड रुको, आर्क जो होता है ना, आर्क, रुको, थीटा जो है ना, वो होता है तुम्हारा, आर्क जो होता है वो होता है आर इंटू थीटा। अच्छा हाँ ठीक है, सही लिखा तुमने, ठीक ठीक है, मेरे को लगा तुमने कहा आर्क इंटू थीटा, सही है, सही है, ठीक है। ये हमने बेसिक मैथ से पढ़ा है, ये होता है आर्क, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेन एंगुलर वेलोसिटी, कि एंगुलर वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल 1D से रिलेट करके पढ़ेंगे पूरे को। मतलब ये जो एंगल है थीटा एंगल, इस एंगल को कवर करने में कितना टाइम लगा है, कितने टाइम में बॉडी ने पूरे एंगल को कवर कर लिया है, ये होता है तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब देखो, इफ अ पार्टिकल कवर्स अ स्मॉल एंगल d theta in a small time interval dt, then its angular velocity is defined as omega। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा, ओमेगा ऐसे डब्ल्यू टाइप दिखता है ये होता है तुम्हारा ओमेगा, ठीक है। इससे हम डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है। क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। अब तुम देख रहे हो वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉर्मली क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी, वही सेम चीज यहाँ पर है, डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन को जो एंगल है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारे पास जो है ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल चीज है बिल्कुल, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ठीक है।
अब देखो, if a particle covers a small angle d theta in a small time interval, ठीक है, ये हमें पता चल गया। सेम एवरेज के साथ भी कर सकते हैं इसके अंदर। एवरेज लगा के मतलब डेल्टा ओमेगा करके करोगे तो टोटल एंगल कवर्ड अपॉन टोटल टाइम करके सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट बात कर ले एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगल के केस में वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी आएगा। अब वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कितनी तेज है बॉडी, स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है, वो बताती है हमें एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या बताएगा? एंगल कितनी तेजी से कम हो रहा है या कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस बाय डी डब्ल्यू। ये क्या है? ओमेगा का डिफरेंशिएशन। बहुत ही माइन्यूट की बात हो रही है यहाँ पर। चलो माइन्यूट की बात करते हैं, एवरेज भी लेते हैं। एवरेज काम में नहीं आता तुम्हारा। ठीक है, इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt, टाइम तो पता ही तुम्हें dt होता है। देन द एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं हम? अल्फा। होता है अल्फा, ये होता है ओमेगा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ऑब्वियसली ए क्या होता है? डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? डीवी बाई डी टी है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। अब देखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड स्पीड, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब सर्कल के बाहर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा कवर करने में जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, है ना। लेकिन बॉडी एक्चुअल में भी तो बाहर बाहर से मूव कर रही है ना, ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। बॉडी बाहर बाहर से भी तो मूव करी तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी भी कुछ होती है, मतलब v जो वन डायमेंशनल वाली मोशन वेलोसिटी होती है। क्योंकि देखो, ये यहाँ पर चल रहा है, मतलब अभी एक डायमेंशन में चल रहा है, उसके बाद उसने एक्सेस चेंज चला, डायरेक्शन चेंज कर लिया तो डायमेंशन चेंज हो गई। लेकिन हर डायमेंशन में एक वेलोसिटी तो एग्जिस्ट करती है ना, वही वेलोसिटी है ये v। जो तुम नॉर्मल v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में जो वेलोसिटी पढ़ते हो वही है ये। तो उसका जो बाहर की जो वेलोसिटी होती है हमारी, वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर तुम कंपेयर करते हो तो क्या होता है? v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर क्या? रेडियस। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी अब तुम समझ लो क्या होता है? ये होता है सर्कल, सर्कल के बाहर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ये होता है तो उसका टेंजेंट। टेंजेंट तुम्हें पता ही होगा, पढ़ा होगा तुमने, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो बाहर की वेलोसिटी है, टेंजेंशियल। ठीक है, इसका रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या होता है? वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो आर ओमेगा के साथ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिक सर्कुलर मोशन की बात। इससे ज्यादा सर्कुलर मोशन में कुछ आता भी नहीं है, हम क्वेश्चन एक दो देख लेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है सर्कुलर मोशन उतना, फिर से कह रहा हूं मैं तुम्हें। सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हें। एडवांस क्वेश्चंस नहीं बनते उसके ऊपर। अल्फा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एक। ठीक है, ये होगा हमारा विजुअल आर ओमेगा। अब किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं इस टेबल को समझ, या फिर एक काम करो, रुक जाओ, टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, उसके बाद तुम बताना कोई भी डाउट आए तो। ठीक है, टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। चलो देखो, एनालॉजी बिटवीन लीनियर काइनेमैटिक्स एंड सर्कुलर काइनेमैटिक्स। ठीक है, देखो, लीनियर काइनेमैटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं? वेलोसिटी क्या होती है? dx by dt या फिर ds by dt। पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? v ओरिजिनल वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dv by dx। ये एक फॉर्मूला होता है ना। सर्कुलर काइनेमैटिक्स में अगर तुम इसको डालते हो तो क्या बनेगा तुम्हारा? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये दोनों तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। और एक और फॉर्मूला हो गया पहले जैसा था, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, सेम 2D वाली चीज है, इसके अंदर कुछ नया नहीं है, बस यही है कि हमने इसके सिंबल्स चेंज कर दिए और ये अब रिप्रेजेंट दूसरी चीजों को कर रहे हैं, वरना एक्सेलरेशन भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, एंड उनका नेचर भी सेम है। कहीं पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे सारे। क्या है वो? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट चीज है ये। इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट इक्वेशन है ये है सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। एस इज इक्वल वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सिंपल। तो यहाँ पर वी वेलोसिटी, जो नॉर्मल केस में वेलोसिटी होती है हमारी, वो सर्कुलर मोशन में क्या हो जाती है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट। इसको कहीं पर भी हम लगा देते हैं तो ये हो जाता है तुम्हारा इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ठीक है, ये होगा तुम्हारा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। टाइम सेम रहता है, क्योंकि टाइम सर्कुलर मोशन हो
या नॉर्मल मोशन हो या फिर फोर्स का केस हो, कोई भी केस हो, टाइम हमेशा सेम रहता है, तुम्हें पता है। टाइम के कहते हैं ना, टाइम किसका वेट नहीं करता, वही चीज है। टाइम हमेशा सेम रहता है, टाइम इंडिपेंडेंट है सबसे, फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ओमेगा प्लस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल डाल दो। तो एस मतलब थीटा, अब तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट यू, और टाइम तो हमेशा इंडिपेंडेंट है, प्लस हाफ अल्फा, एक ही जगह अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में देख लो, वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा चेंज इन एंगल, वही हो गया ना डेल्टा थीटा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी हाँ, इसके अंदर कुछ है नहीं, ये वाला इक्वेशन हम यूज नहीं करते कहीं पर, तो इसको हटा देते हैं, ये फालतू इसने बस डाल रखा है यहाँ पर, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, हमारे किसी काम का नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया इसे। हाँ, ये हो गई हमारी वेलोसिटी और इसकी बात। अब सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन के अलावा दो और एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, उसकी बात हम करने वाले हैं अब। ठीक है, उस पे जाने से पहले किसी को इस पूरे पार्ट में कोई डाउट है तो बताओ, आज हम थ्योरी के ऊपर ही ध्यान देने वाले हैं। डाउट है तो बताओ, 2 मिनट वेट कर लेते हैं सबका। क्लियर, नो डाउट, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक्सेलरेशन जो जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अभी भी काइनेमेटिक्स से डायनामिक्स अभी आए नहीं, डायनामिक्स में कुछ भी नहीं है, फालतू डायनामिक्स बिल्कुल। ठीक है, देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, when a particle moves along a circle with constant speed, we call it uniform circular motion। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, जब स्पीड से मैं मतलब 8 मीटर पर सेकंड अगर है और यही रह गया, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जो मोशन है उसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है एम्स में, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बट ऐसा एक क्वेश्चन बना था कि इज यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्वेश्चन बना था। कैसे टैकल करते हैं तुम ऐसे क्वेश्चन को? फालतू है डायनामिक्स, हाँ हाँ, सही में यार डायनामिक्स में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो, यूनिफॉर्म मोशन को तुम डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करोगे? कांस्टेंट वेलोसिटी जब रहती है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लैंग्वेज पर ध्यान दो, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हाँ, यूसीएम इन्वॉल्व्स कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। यूसीएम डज नॉट इन्वॉल्व कांस्टेंट वेलोसिटी, यूसीएम इन्वॉल्व्स कांस्टेंट स्पीड बट नॉट वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन। और यूसीएम, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड। क्यों? सर्कल में मैंने तो अभी बताया डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है ना? तो तुम ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रख सकते हो, वो है 8 मीटर पर सेकंड जैसे, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, वो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक सेकंड चलो, हाँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड में कभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, डायरेक्शन जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो यूसीएम जो है वो, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डज नॉट इन्वॉल्व यूनिफॉर्म मोशन, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। यूसीएम इन्वॉल्व्स कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट स्पीड।
स्पीड जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगा कांस्टेंट? डायरेक्शन भी चेंज, एक्सेलरेशन तो बिल्कुल भी नहीं, एक्सेलरेशन में तो डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। प्लस उसको अगर कंसिडर ना भी करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहता है यूसीएम में। स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहता है। स्पीड अगर 8 मीटर पर सेकंड या फिर 10 मीटर पर सेकंड ही है, तो एक्सेलरेशन थोड़ी आ रहा है उसके अंदर, स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाला है ना? चलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो चीजें आती है इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, नीचे डायग्राम बना के समझा देता हूँ मैं। देखो, ये होगा तुम्हारा सर्कल। ठीक है, अब देखो, सर्कल के अंदर बॉडी जब बाहर मूव कर रही है, बाहर बाहर से, तब मैंने तुम्हें बताया था एक बाहर की तरफ जो एक्सेलरेशन है, जो जिस एक्सिस पर वो मूव कर रही है, सदर्न विच फोर्स एक्ट्स इन यूसीएम। फोर्स अभी डायनामिक्स पढ़ेंगे तब समझेंगे ना, अभी तुम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं ना। पहले एक्सेलरेशन तो समझो क्या, तो उसके बाद फोर्स समझेंगे हम, है ना? फोर्स दो लगती है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। जैसे एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है, वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। ठीक है, उसका केस अलग होता है। देखो, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल सर्कुलर मोशन, तुम बाहर बाहर से चल रहे हो, बाहर बाहर जो तुम्हारी एक्सेलरेशन है, जिसको तुम इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर यूज करते हो, वो क्या है? एटी। एटी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाहर की तरफ जो है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले समझते हो, उसके बाद सेंट्रीपिटल समझेंगे। दिस इज द एक्सेलरेशन दैट एक्ट्स अलोंग द एज ऑफ द सर्कुलर पाथ, टेंजेंट के अलोंग, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज स्पीड। ठीक है, एज ऑफ द सर्कुलर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जब बाहर की बाहर एग्जिस्ट कर रही है, इस केस में जब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन क्या करती है? स्पीड को बढ़ाती है या फिर कम करती है? रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मान लो एक्सेलरेशन है बाहर की तरफ, तो जो ओमेगा है, ओमेगा माइट नॉट नेसेसरीली चेंज, चेंज आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्टली उसको चेंज नहीं कर रहा है। ये किसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है? वी के मैग्नीट्यूड को, जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, उसके मैग्नीट्यूड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, वीटी। वीटी को, या फिर वी रहने दो क्योंकि एक ही वी आता है। ठीक है, एक सेकंड रुको, फिर से लिख देता हूँ मैं। ये हो गया वी। ठीक है, ओमेगा अलग केस बनता है उसका। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बाहर की तरफ, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, मतलब स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। अब देखो, ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, नेट एक्सेलरेशन पे बाद में आएंगे, इसको मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें, पहले सेंट्रीपिटल समझो। बोथ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट्स एट सेम टाइम। एक सेकंड रुक जाओ यार, सेंट्रीपिटल समझ लो, उसके बाद समझेंगे हम। दिस इज द एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। अब देखो, एक एक्सेलरेशन है जो लग रही है तुम्हारी, वो क्या कर रही है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, वो क्या कर रही है? मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है, स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है ना? और एक एक्सेलरेशन है, वो क्या है तुम्हारी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, वो सर्कल में हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर की तरफ हमेशा ये वाला एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, अब समझो, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ए सी से। एक से रुक जाओ, ये होता है तुम्हारा ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमेशा, जब भी मोशन हो रहा है, कभी भी मोशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगती है हमेशा, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगती है, उससे क्या होता है? उसी से एक्चुअल में बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे राइट एक्स एक्सिस में है, फिर वाई एक्सिस पे चली गई, फिर वापस एक्स एक्सिस, फिर वापस वाई, चेंज होता रहता है ना, वही सेम चीज है ये। ठीक है, अब देखो, that was the center of the circular path, it is responsible for changing the direction of the velocity of the object, thus keeping it moving in a circular path। सर्कुलर पाथ पे इसलिए चल रहा होता है, मेन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसकी वजह से मेन तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो रहा है। उसको हम डिनोट करते हैं एसी से। फॉर्मूला सबका अलग होता है। एसी का फॉर्मूला क्या होता है? वी के टर्म्स में एंड ओमेगा के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है यहाँ पर एटी के साथ, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वी जो लग रही है, इस ये वाला जो केस बनता है, इसके अंदर तुम्हारा जो है वी जो है, उसको यूज करके हम निकालते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर डिवाइड कर दो उसको रेडियस, उसको स्क्वायर करके। और एंगुलर एक्सेल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी लास्ट पेज पे जाते हैं, एक सेकंड रुको। एंगुलर वेलोसिटी, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, कहाँ बना है डायग्राम इसका, ये वाला। यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी लग रही है कि थीटा कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर करके रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, जब मोशन हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल भी लग रही है, यहाँ पे टेंजेंशियल भी लग रही है। ठीक है, दोनों सेम टाइम पे लग रही है, तभी सर्कुलर मोशन हो पा रहा है। अब देखो, दोनों फोर्सेस जो है अलग अलग, सॉरी, बॉडी जो है मोशन में है इस टाइम। एक सेंट्रीपिटल लग रहा है और एक टेंजेंशियल लग रहा है। एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा फिर तुम्हें। ठीक है, देखो, एक लग रहा है अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, ये हो गया तुम्हारा एसी। ठीक है, एक क्या लग रहा है तुम्हारा, टेंजेंशियल। मतलब क्या हो गया, सबसे पहली बात, एसी इज परपेंडिकुलर टू एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों क्या परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज। ठीक है, 90 डिग्रीज पे है, हाँ, वेक्टर क्वांटिटीज है, हाँ, वेक्टर है ना, दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर होते हैं, पता ही है तुम्हें। जब वेक्टर क्वांटिटीज है मतलब नेट एक्सेलरेशन अगर तुम्हें निकालना हो, ए नेट, कैसे निकालोगे, रूट करके स्क्वायर में ऐड कर दो, करते हैं ना जैसे हम। मतलब एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा तुम्हारा ए नेट, जो यहाँ पर रिजल्टेंट बन के निकलेगा। ए नेट इज इक्वल टू रूट एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा मेन फॉर्मूला। इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ए नेट या फिर ए टोटल, जिसको हम कहते हैं टोटल एक्सेलरेशन या फिर नेट एक्सेलरेशन, अगर तुमसे पूछे, तुम क्या करोगे, 90 डिग्रीज करके यहाँ पर रिजल्टेंट निकालोगे। अब किसी को अगर कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो पूछो, उसके बाद फिर हम डायनामिक्स समझ पाएंगे, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन समझना जरूरी था। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। कोई पॉइंट रहा तो नहीं रहा? हाँ, एक और फॉर्मूला रह रहा है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है उसको अगर फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखी है, तो एटी इज इक्वल टू आर अल्फा, आर इंटू अल्फा। ठीक है, चलो, क्लियर है ना? क्लियर है तो ठीक है, ओके, 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 ओके। एटी इज इक्वल टू आर अल्फा, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। बोथ सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल सेम, हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। देखो, अगर दोनों सेम टाइम पर नहीं लगेंगे तो सर्कुलर मोशन होगा कैसे, खुद सोचो। यहाँ पर सेंटर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल, बाहर लग रहा है टेंजेंशियल, दोनों क्या है 90 डिग्रीज पर। ए नेट तो चलो अलग बात है, वो हम क्वेश्चन में पूछा हो तभी बताएंगे। सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, टेंजेंशियल तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, सेंट्रीपिटल क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो दोनों सेम टाइम पर लगेंगे। ठीक है, चलो, इतना पार्ट हमारा हो गया है डायनामिक्स का और काइनेमेटिक्स का। थोड़ा सा मैं तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ इसके अंदर, कुछ पार्ट रह तो नहीं गया हमारा। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी होती है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी एक एग्जिस्ट करती है। वो सर्कल के टर्म्स में होती है कि कितना एंगल कवर हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कितना एंगल कवर हुआ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। If a particle covers small angle d theta in a small time interval dt, then its angular velocity is defined as omega is equal to d theta by dt.
ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस बाय डी ओमेगा इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड स्पीड कितना आएगा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सिंपल बात, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों के बीच का रिलेशन। यहाँ पर क्या बता रखा है मैंने? डिफरेंशिएट तुम कर सकते हो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सबको जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वो चीज तुम कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन भी तुम कर सकते हो। ठीक है। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर तुम इंटीग्रेट करते हो तुम्हारे पास चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है। अब देखो, लेकिन वैसे टाइप का क्वेश्चन बनेगा नहीं कभी, आता ही नहीं है वैसा क्वेश्चन। और यहाँ पर काइनेमैटिक्स की जो इक्वेशंस होती है हमारी, इक्वेशंस ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ पर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में डेल्टा थीटा चेंज इन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गई काइनेमैटिक्स की मेन मेन बात। यहाँ पर हमने पढ़ ली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब स्पीड कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वेलोसिटी कभी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकती। स्क्रीन वगैरह दिख रही है तो बता दो यार एक बार। पता नहीं है क्या इशू आ गया, ये ओबीएस में ना इशू आ रहा है, कल भी हुआ था ये, आज भी हो गया फिर से। वेट कर लेते हैं, बच्चे फिर से रीज्वाइन कर लेंगे, है ना। सही विजिबल है बता दो यार एक बार, मतलब सब कुछ दिख रहा है तो बता दो। ओबीएस में ना इशू आ रहा है फिर से, इसको एक बार री इंस्टॉल कर लूंगा मैं। हो गया? ठीक है, ठीक है। ओके। चलो ठीक है। um, कहाँ से लैग कहाँ से हो गया था? क्वेश्चन फिर से करवाना है ना? थोड़ा सा भी हुआ था क्वेश्चन इसका, मतलब डिस्कस हुआ था थोड़ा सा भी, या फिर पूरा ही लैग हो गया? डिस्कस हो पाया था तो बताओ, वरना फिर स्टार्टिंग से पढ़ूंगा क्वेश्चन को। कहाँ पे लैग हो गया था यार? ये 80 वाला डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ था भाई साहब। गंदा लैग हो गया था फिर तो, बहुत देर तक। देखो, 80 जो है, अल्फा जो है वो आर से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा। पूरा ही लैग हो गया था, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नेट एक्सेल भाई साहब, उसके बाद इतना कुछ करवा दिया मैंने। नेट एक्सेलरेशन, शिट। यहाँ तक पढ़ा था हमने, हाँ देखो। 80 में आर अल्फा जो है ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना। ये वाली चीजें क्लियर करता हूँ। और किसी के क्या क्या डाउट थे भाई बता दो एक बार, क्योंकि यहाँ से कुछ पता नहीं इशू आ गया था, मेरे को कुछ चैट्स वगैरह भी नहीं दिख रही थी, है ना। चलो ठीक है, ओके। नेट एक्सेलरेशन तक हुआ था, ये हो गया तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन। समझ में आ गया था नहीं, ये वाला रूट करके कैसे करा है? ये तुम्हारा टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों एक साथ लगती है, दोनों परपेंडिकुलर होती है, वेक्टर्स है, रिजल्टेंट निकालते तो नेट निकल जाता है, रूट में स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, है ना। अल्फा क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है, और आर क्या रेडियस है। ठीक है, इतना हो गया था, और बाकी मैंने रिवाइज करवा दिया था, ये वाले कुछ फॉर्मूलाज है इनको याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया मेन मेन, हमारी बात हो गई यहाँ तक। क्वेश्चन देखते हैं अब। किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट काइनेमैटिक्स का कवर हो गया है मेजरली।
एनयूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें आज करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई डाउट किसी का रह गया हो तो पूछ लो एक बार, वरना फिर मैं जो है क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, ओके। थ्योरी वाला पार्ट हमारा कवर हो गया यहाँ पर। एनयूसीएम वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, बहुत ही छोटा, मतलब एक एक लाइन की चीज है, इसलिए मैंने अभी नहीं डाली, अभी तुम मेन चीज पर फोकस करो। वैसे तो सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। चलो, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको डायरेक्ट सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके चलोगे तो आसानी हो जाएगी, हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है। लॉन्ग इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। द stone makes 14 revolutions in 22 seconds. Then the acceleration of the stone is। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अभी क्लास में प्रैक्टिस नहीं करवा रहा मैं, वो डीवीपी में तुम्हें मिलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में सॉल्व होते हैं, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है दिखने में छोटा लग रहा है तुम्हें, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें तुम्हारे क्लियर होंगे, प्लस नए फॉर्मूलाज भी आएंगे। तो इसको अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो इसको तुम्हें नोट्स में ऐड करना है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इससे। सबसे पहली वाला, इसको तो तुमने चलो 1 मीटर को कन्वर्ट कर लिया। सेकंड इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। सबसे पहले वर्ल्ड समझो, वर्ल्ड मतलब क्या क्या है, हमने केस क्या कह रहा है हमसे, ये एक स्टोन है, स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांध दिया, जो स्ट्रिंग है 1 मीटर लंबी। अब इसको तुमने यहां से पकड़ रखा है, ठीक है। तुम अब इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो, ये 1 मीटर जो ये रेडियस है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो समझ लो इतना है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इतना ही है सिर्फ। ठीक है, ये है 1 मीटर का रेडियस। इसको तुमने स्ट्रिंग को पत्थर से बांधा और तुम पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हो सर्कुलर मोशन में। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल, इन दोनों केसेस में डिफरेंस आता है। ठीक है। सबसे पहले आप समझो हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या है। हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब ये मान लो, ये जो मेरी उंगली है ये स्ट्रिंग है। ठीक है। स्ट्रिंग के यहाँ पर मैंने पत्थर को बांध दिया है, दिख रहा होगा तुम्हें। अब इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सर्कल। ऊपर की तरफ ग्रेविटी अर्थ से पैरेलल, हॉरिजॉन्टल हो गया, अर्थ से पैरेलल घुमा रहे हो तुम इसको। ठीक है। वर्टिकल सर्कल मतलब क्या होता है, जब स्ट्रिंग को तुमने ऐसे पकड़ा है सीधा करके, और अब तुम ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जब हॉरिजॉन्टल है तो पूरी बॉडी में एक ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हर पॉइंट पर, मतलब पॉइंट ये हो, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, कहीं पर भी हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट सेम है। जब तुम वर्टिकली घुमा रहे हो ऐसे ऐसे, तब हर एक पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, लेफ्ट राइट हर जगह जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट अलग आता है, क्योंकि ग्रेविटी से फिर डायरेक्ट कांटेक्ट है, यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टल है। समझ गए बात को। तो अभी हम डायनेमिक्स तक, मतलब आज हम हॉरिजॉन्टल सर्कल्स की ही बात करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा तुम्हारा कल, कल नहीं, 8th को जब तुम्हारी क्लास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के साथ। ये तुम्हारा मेन केस होता है इसका। अब देखो, इतना अगर तुम समझ गए हो तो फिर हम क्वेश्चन को आगे समझते हैं। इन हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या होता है ये भी तुम समझ गए हो, वर्ल्ड क्या होता है ये भी तुम समझ गए हो। ठीक है। विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड से तुम्हें क्या पता चल रहा है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, एक्सेलरेशन जीरो होती है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में। ठीक है। द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशंस इन 22 सेकंड्स। टाइम पीरियड दे दिया तुम्हें कितने, 22 सेकंड्स में कितना, 14 एन दे दिया है। ठीक है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज, एक्सेलरेशन पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रही है, एक्सेलरेशन। ठीक है। अब देखो, डाउट वगैरह है तो फिर से कह रहा हूँ पूछ लेना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसमें तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस अपॉन टाइम पीरियड, एन बाई टी। एन बाई टी करोगे तुम तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी से तुम क्या करोगे, फिर ओमेगा निकालोगे, ओमेगा से तुम एक्सेलरेशन निकालोगे। ठीक है, सिंपल बात। एफ एन कितना है तुम्हारा 14,
नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने 14 बाय 22। ठीक है, टाइम कितना 22 सेकेंड्स। सेकेंड्स क्या है, एसआई यूनिट। 14 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में एसआई यूनिट क्या ही करना है यहाँ पर, तो डायरेक्ट चीज है। 14 डिवाइडेड बाय 22, ये आ गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा। ओमेगा जब तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, उस टाइम पे ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई। पाई मतलब सर्कुलर मोशन में जो पाई आता है, 22/7। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होती है तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 14/22। इसको सॉल्व करो, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कैलकुलेशन देख लो तुम लोग। 2 इंटू 22/7 इंटू 14/22। 22 से 22 कैंसिल आउट, 14 7, ये 1 है, ये 2 है। 2 इंटू 2 4, मतलब आंसर आएगा 4। ठीक है, ऐसा है 4। समझ गया ना 4 कैसे है, ये होगा तुम्हारा 4। अब समझो, यहाँ पर जब 4 आंसर आ गया है, यूनिट क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, पहले ही बता देता हूँ मैं तुम्हें। डिग्री पर सेकंड नहीं होती। तुम्हें लग रहा होगा डिग्री पर सेकंड होती है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं सारे एसआई यूनिट्स लिख देता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। जो हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ी थी, रेडियन होती है एसआई यूनिट। डिग्री में हम क्यों सॉल्व करते हैं, कन्वीनियंट होता है, कन्वर्जन में आसानी रहती है, कॉस और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी वैल्यूज आ जाती है, इसलिए हम डिग्रीज को लेके चलते हैं, वो आसान होता है सॉल्व करना। लेकिन एसआई यूनिट होती है रेडियन। तो जब थीटा की एसआई यूनिट है रेडियन, और टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड, है ना। तो ओमेगा क्या होता है, थीटा बाय टाइम। तो उसके एसआई यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। अल्फा क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यही अगर तुम v की बात करो, v तो नॉर्मल हमारा इक्वेशन से मोशन वाला, तो वो v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड ही आएगा हमेशा। टेंजेंशियल एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या आएगा हमेशा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अल्फा ओमेगा एंड थीटा, इसमें ऐसा यूनिट्स डिफरेंट होती है। ठीक है, चलो अब देखो, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमें समझ लिया यहाँ पर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी देख लिया है। अब देखो, ये तुम्हारे यूनिट के साथ क्या होगा, 4 रेडियन पर सेकेंड। 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन तुम्हें निकालनी है, तुम्हारे पास क्या आ गया है, ओमेगा आ गया है ना। ओमेगा क्या है तुम्हारा 4। वो एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। यही तो फॉर्मूलाज पढ़ते हैं ना हम, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। तो बस फॉर्मूला लगा दो अब, है ना। लगा दो फॉर्मूला, कितना आएगा तुम्हारे पास यहाँ पे, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेकंड रुक जाओ, ओमेगा स्क्वायर आर 4 है ये ना, 4 का स्क्वायर कितना है 16, आर कितना है रेडियस। रेडियस है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करो, इंटू 1। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1, कितना आएगा तुम्हारा, 16 ही होता है ना ये, तो डायरेक्ट 16 लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ गया, 16 लिख रखा है यहाँ पर, हाँ ठीक है 16 है। स्ट्रिंग वाला केस तुम समझ गए हो, सर्कुलर मोशन में हमने इसको रोटेट कर दिया है। बाकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसको अब हम डायनामिक्स में यूज करने वाले हैं। ठीक है, डायनामिक्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एफ इज इक्वल टू एम ए, पता है तुम्हें। यहाँ पर अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स रख के इसको समझेंगे। ठीक है, चलो। डाउट वगैरह देख लेते हैं, डाउट वगैरह तो पूछ लो अभी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूनिट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो अब क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, जो हमने अभी देखा है, प्लस वी स्क्वायर बाय आर भी होता है। मतलब डायरेक्ट यूनिट इसके ऊपर मैटर नहीं करती, तुम्हारी यूनिट तुम कोई भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर भी यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर बाय आर भी होता है। ओमेगा स्क्वायर की डिफरेंट यूनिट होती है, वी स्क्वायर की डिफरेंट यूनिट होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कुछ भी तुम यूनिट यूज कर सकते हो इसके अंदर। मतलब जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, वही तुम एग्जैक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें कन्वर्जन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बेस टर्म्स को कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको होमवर्क कर लेना, मैं हिंट दे देता हूँ तुम्हें कैसे करना है इसको, देखो।
व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट पॉइंट आर। आर पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या क्या दे रखा है तुम्हें, रेडियस दे रखा है और कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड, अगर फिर से एक और चीज, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे तुम्हें दे रखा है, तभी तुम्हें थीटा मानना है। सीधा एंगुलर स्पीड दे रखा है मतलब वी की वैल्यू दे रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पूछ रहा है एट पॉइंट आर, हर पॉइंट पर। एक्सेलरेशन तुम्हें कहीं भी एट एनी पॉइंट निकालनी पड़े, तुम कैसे निकालोगे देख लो। सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं करना है। एक से रुक जाओ। एक्सेलरेशन वी दे रखा है, ओमेगा होता तो ओमेगा स्क्वायर आर करते, तो वी देखा है वी स्क्वायर बार कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वी स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर करो कितना आता है 100, डिवाइडेड बाय आर रेडियस। रेडियस कितना है 1 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा 1000। 100/1000 कितना होता है 1/10, मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे सेम होती है, हर पॉइंट पे सेम होती है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आता। वी स्क्वायर बार लगा दो, क्योंकि खुद सोचो वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है, वी क्या बता रहा है हमें, टेंजेंशियल वेलोसिटी, है ना। क्लियर ना, बस ठीक है। 10⁻⁻⁻, बिल्कुल। टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें बता रहा होता है ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, स्पीड जो है तुम्हारी कांस्टेंट है और रेडियस तुम्हें दे रखा है, तो वी स्क्वायर बाय आर कर दो। एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे सेम आएगी, रेडियस भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, चलो ये होगा तुम्हारे दो क्वेश्चन। अब डायनेमिक्स देख लो, सॉल्व भी कर दिया वाले, चलो मैंने, कोई बात नहीं। डायनेमिक्स देख लो, डायनेमिक्स भी आसानी है, बहुत टफ कुछ है नहीं इसके अंदर भी। सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके अंदर एक और फोर्स आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उससे पहले सेंट्रीफ्यूगल और बैंकिंग में तुम्हें पढ़ा दूंगा। आज वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हो गए, इसलिए थोड़ा थ्योरी पे बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बिल्कुल अलग है, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में तो चलो लिंक आ जाता है एक, लेकिन उसके अंदर जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेट फोर्स causing the centripetal acceleration that keeps an object moving in a circular path, this force acts towards the center of the circle। सिंपल बात है बिल्कुल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जहां से आती है वो क्या है तुम्हारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो अगर F इज इक्वल टू एम ए, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या है, एक एक्सेलरेशन ही है। तो बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे रख दो एसी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूला होते हैं, क्या होते हैं, वी स्क्वायर बाय आर, तो एसी की जगह वी स्क्वायर बाय आर लिख दो, ये डेरिवेशन होगी तुम्हारी। या और एक और फॉर्मूला होता है, वो कहते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हो गए तुम्हारे किसके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स के। द नेट फोर्स causing the centripetal acceleration that keeps an object moving in a circular path, this force acts towards the center of the circle। दिस फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगती है, सेंटर पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर पे लग रही होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होती है। अब बॉडी मूव कर रही है, एक फोर्स अंदर की तरफ लगती है और एक फोर्स लगती है बाहर की तरफ, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या है यार ये। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बहुत कम में और बैंकिंग ऑफ रोड्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। एम वी स्क्वायर बाय आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये दोनों मेन फॉर्मूलाज होते हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अब एक बार जल्दी से। A particle is moving on a circular path of 10 meter radius at any instant of time। ठीक है, particle is moving on a circular path of 10 meter radius, रेडियस दे 10 मीटर रेडियस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, 10 मीटर रेडियस तो सिंपल बात है। स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड इज इंक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस इंस्टेंट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, तो क्या करना है तुम्हें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नेट करके स्क्वायर करना है। होमवर्क कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को, मैं हिंट दे देता हूँ तुम्हें, थोड़ा बहुत मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले एसी निकालो, एसी एसी कैसे निकलता है हमारा, वी स्क्वायर बाय आर करके। एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं दी ना मैं, कौन सी दी है, डायरेक्ट वेलोसिटी दी है, पार्टिकल मूवमेंट। स्पीड, स्पीड इट्स स्पीड, एंगुलर स्पीड नहीं दी है, सिर्फ स्पीड दी, मतलब वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर कितना है 25 मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट में। आर कितना है 10 मीटर है। 2.5 है तुम्हारा क्या, अपना एसी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एटी, एटी कैसे निकालोगे, आर अल्फा से निकालोगे, कैसे निकालोगे इसको,
एटी निकाल के तुम्हें मेन क्या करना है बता देता हूँ मैं। ए नेट करना है। ए नेट का तुमने फॉर्मूला देखा है। रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर कर दोगे। एक की वैल्यू तुम्हारे पास 2.5 आ गई है। एटी की वैल्यू को तुम कैलकुलेट कर लेना और ए नेट निकाल लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एटी की वैल्यू मैं बता देता हूँ यहीं पर देखकर। तुम्हारे पास फॉर्मूला कौन सा है? एटी को आर अल्फा से करना है, आर अल्फा से कर लो। अल्फा के एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा आ गया वो, यहाँ पर दे रखता हूँ मैंने। एक सेकंड को। अल्फा का फॉर्मूला है यहाँ पे। हाँ, डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर नहीं, डी ओमेगा बाई डी टी से भी नहीं होगा ये। एक सेकंड रुक जाओ। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी करके देख लो फिर। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर लोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा। मैं सोचा था शॉर्टकट से हो जाता तो सही है, बट शॉर्टकट लग नहीं रहा यहाँ पर। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर लो। जब कोई भी तरीका नहीं लग रहा तो बेसिक कन्वेंशन से ही जाना पड़ेगा। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, कोई भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्मूला निकाल के एटी का स्क्वायर निकाल लेना। रूट करके जैसे रिजल्ट निकालते कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा एट में। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो बता दो। इसकी डीपीपी अभी तुम्हें मिल जाएगी, और होमवर्क का सोल्यूशन 8 को मिलेगा उस दिन, सेंटर ऑफ मास और वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड डायनेमिक्स में जो एक दो चीजें रह जाएगी उसको हम उस दिन कर लेंगे। ठीक है, आज वर्क पावर एनर्जी के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए मैंने थ्योरी पे ही ज्यादा ध्यान दिया आज। क्वेश्चन ज्यादा कराए नहीं आज। ठीक है, कर लोगे ना होमवर्क वाला क्वेश्चन? चलो ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर एंड करते हैं। प्रीमियम डीपीपी मिल जाएगी अभी तुम्हें 10-15 मिनट में। क्लियर है ना? बस ठीक है, एटी का निकाले होगा ना। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s करके सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। चलो एंड करते हैं फिर। टेक केयर एवरीवन, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन फर्स्ट लेक्चर है, ध्यान से समझना। 3 लेक्चर होंगे इसके। आज सिर्फ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, एंड 2 क्लासेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। मेंटोरशिप का तुम्हें पता ही यार, मेंटोरशिप ले लो। बहुत सारी अमेजिंग चीजें हो रही है वहां पर, पता ही है जो लोग ज्वाइंट है ना। चलो क्या क्या पढ़ेंगे आज? VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन, COM, और NLM का थोड़ा सा कर लेंगे आज। सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन, इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करने की इसके ऊपर जरूरत नहीं है, तुम्हें डीबी में मिल जाएगा सब कुछ। उतना कुछ खास है नहीं है। डायरेक्ट चीजें पढ़ेंगे इसके ऊपर, क्या होता है क्या नहीं होता। अभी क्वेश्चंस इसके ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, डीबीबी में तुम्हें मिल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन क्या होता है देख लो। सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन इज एन अपरेंट फोर्स, अपरेंट मतलब जिसको हम अज्यूम करते हैं, मान लो। ठीक है, एन अपरेंट फोर्स दैट इज experienced in a rotating reference frame. It acts outward from the axis of the rotation opposite to the direction of centripetal acceleration. Unlike centripetal acceleration which is a real force acting towards ठीक है ठीक है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर भी। फ्रिक्शियस फोर्स, ठीक है, समझा देता हूँ मैं डायग्राम के थ्रू क्या होता है, तो बेटर समझ में आएगा तुम्हें, है ना। देखो, ये हो गया सर्कल। चलो रुको, ये थोड़ा बेकार सा है, थोड़ा सा बेटर ड्रॉ करते हैं, है ना। ठीक है, देखो, ये हो गया तुम्हारा सर्कल, है ना। हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को लग रही है। बॉडी हमेशा मूव कर रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर जगह है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल इसको अंदर की तरफ बार बार उसका डायरेक्शन चेंज करवा रही है ना, जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, सिंपल बात है, हमें पता है। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जब ये लग रही है, हमने क्या पढ़ा था, जैसे लिफ्ट का केस था। लिफ्ट क्या कर रहा है, लिफ्ट के अंदर बॉल को ड्रॉप कर दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लग जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लग जाएगी। एग्जैक्टली सेम चीज है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब बॉडी मूव कर रही है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, फिर रोटेटिंग फ्रेम में सर्कुलर मोशन कर रही है, इस केस में क्या होगा, जब जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है ना। अब तुम कहोगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो नीचे अंदर की तरफ लग रही है ना, तो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है, मतलब वो सिर्फ डायरेक्शन क्यों चेंज कर रही है, बॉडी खुद अंदर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल एक्सेलरेशन की वजह से नहीं। एक और रीजन इसके अंदर है, इसको होल्ड करने के लिए हमेशा एक फोर्स बैलेंस कर रहे होते हैं हम, जो कि एक्चुअल फोर्स नहीं है। फिर से इसको तुम ऐसे समझ लो, फिक्शनल फोर्स है एक।
क्रिएटेड हमारी तरफ, जैसे सूडो फोर्स हमने क्रिएट करी है, वो एक्चुअल में फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। मैथमेटिकली उसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन को यूज करके, जो भी हमारी इक्वेशंस होती है, एफ इक्वल टू एम हो गया या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई, वो सारी चीजों को यूज करने के लिए यहाँ पर हमें इस फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं एक से को एफ सी एफ। क्या है वो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीपीटल फोर्स। मतलब मैग्नीट्यूड में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल दोनों सेम है, स्यूडो फोर्स जैसे होता है, उसको बैलेंस रखने के लिए, है ना, ताकि हम मैथमेटिकली सॉल्व कर पाए। वो सेम चीज है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन ऑफ कोर्स अपोजिट है, तो इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, और सेंट्रीपिटल हमेशा लगती है वो एक एक्चुअल फोर्स, को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, कुछ इसके अंदर खास है नहीं। इतना ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन मैंने तुम्हें दे रखी है, बहुत ज्यादा तुम्हारे काम नहीं आएगा ये बस दे रखा है एनसीईआरटी में, तो समझने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। फिक्शियस फोर्स एक्सपीरियंस इन नॉन इनर्शियल रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। सिंपल बात है। ठीक है, देखो सर्कुलर डायनेमिक्स में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट केस आ जाते हैं, वो क्या है? बेंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। दोनों सिमिलर केस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, यहाँ पर फ्रिक्शन का इन्वॉल्व थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर जो एंगल है उसका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, और कुछ खास है नहीं इसके अंदर। इसको मैं समझा देता हूँ तुम्हें, उसके बाद तुम्हें काफी हद तक जो है, मतलब काफी हद तक क्या, पूरा सर्कुलर डायनेमिक्स तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, व्हेन अ साइक्लिस्ट टेक्स अ टर्न, दे लीन और बेंड इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है? साइकिल चल रही है यहाँ से, ठीक है, चल रही है, अब इसको राइट लेना है, तो राइट लेते वक्त वो टर्न होगा, तो जब वो राइट की तरफ टर्न होगा तो तुमने नोटिस क्या होगा, स्कूटी पे भी वैलिड है ये, किसी भी टू व्हीलर पर वैलिड है, जो भी बॉडी है वो राइट की तरफ ना बेंड होती है, झुक जाती है, जिस भी डायरेक्शन में जाती है। ऐसा क्यों होता है, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर। या फिर बॉडी मान लो लेफ्ट को जा रही है ना, तो लेफ्ट की तरफ एक पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी स्टेबल स्टेबल है जैसे अभी, इसके अंदर एक बेंड आता है, वो क्यों आता है उसको समझेंगे अभी हम। चलो देखते हैं इसे, देखो, फ्रॉम फॉलिंग ओवर ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, देखो, to navigate a curve, a cyclist needs a centripetal force that acts towards the center of the turn. बिल्कुल, ये तो हमेशा लगी रही होती है centripetal force. This force is provided by the friction between the tires and the road. यही चीज तुम्हें समझनी है, जो भी centripetal force टर्न लेते वक्त, जो भी centripetal force है, वो टायर, साइकिल के जो टायर होते हैं, फिर बाइक के जो टायर है, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो है एग्जिस्ट करता है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस टाइम पर टायर एंड रोड के बीच के फ्रिक्शनल फोर्स से आ रहा है, इतना समझो। ठीक है, ताकि वो बैलेंस रहे, ताकि वो गिर ना जाए बिल्कुल ही। ठीक है, देखो, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड व्हिच प्रिवेंट्स द साइक्लिस्ट फ्रॉम स्लिपिंग आउटवर्ड। मतलब इस बात का मतलब क्या है, स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? यहाँ पे वो टर्न कर रहा है लेफ्ट में, तो टायर एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने उसको होल्ड कर रखा है, जिसकी वजह से वो लेफ्ट में जा रहा है। अगर यही यही फ्रिक्शनल फोर्स अगर एग्जिस्ट ना करती, तो बॉडी पता है क्या होती, ऐसे लेफ्ट जाती, अगर बिना रुके। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है, फिर 5 मीटर तो चलो बहुत ही कम स्पीड हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो कोई बाइक चल रही है और वो बिना अम, रुके, या फिर मान लो टर्न करती है, थोड़ा सा धीरे करके अगर टर्न करती है, और अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट ना करती, बॉडी ना ऐसे टर्न करने की जगह आउटवर्ड्स, ऐसे वो यहाँ से जाके ऐसे टर्न करने की जगह वो बिल्कुल ही आउटवर्ड्स जाके गिर जाती है, और पता नहीं कहाँ ही पहुंच जाती, फिर तो एक्सीडेंट होके मरमुरा जाता बंदा। मतलब बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो जाता है, समझ जाओ, फ्रिक्शन ने उसको होल्ड करके रखा है बाहर जाने से। ऐसे जब वो टर्न ले रही है तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट हो रही है, जिसको होल्ड करने के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत है, जो कि इनवर्ड्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के अलॉन्ग, उसको होल्ड करने के लिए। अगर हाँ स्लिप हो जाएगा बंदा, एग्जैक्टली नहीं होगा तो वो बाहर की तरफ गिर के रेस्क्यू नो। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास डेफिनेशन, स्लिपिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, व्हेन द साइक्लिस्ट लीन्स इनवर्ड, दे आर अलाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास टू ensure that the frictional force can provide the necessary centripetal acceleration without causing them to topple. topple मतलब स्लिप ओवर, गिर जाना, गिर जाने को कहते हैं टॉपल। ठीक है, this lean helps balance the outward inertial centrifugal force with the inward centripetal force. centrifugal force ये एक ऐसा केस होता है, अगर लीन होकर वो ना जाए, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर भारी हो जाएगी, और उसको बॉडी को बाहर फेंक देगी, टर्न लेने नहीं देगी। ठीक है, और ये केसेस मेजरली है जब बहुत हाई स्पीड पर बॉडी जो है मूव कर रही है।
है ना? ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद द इनवर्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वाला कर लिया। लास्ट अब मैथमेटिकली, क्योंकि तुम्हें तो फिजिक्स पढ़नी है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है ना, तुम्हें तो फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स में क्या है, मैथ्स आती है हमेशा। द एंगल थीटा एट व्हिच द साइक्लिस्ट लीन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस, फोर्स को हमें बैलेंस करना है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस द वेट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो कंपोनेंट होते हैं ना। अब हमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू इसने हमें दे रखी है वी स्क्वायर बाय आर जी। इसको तुम रट्टा मान लो, डायरेक्ट रट्टा मारने वाली चीज है ये। हाईलाइट कर देता हूँ मैं बॉक्स बना के, ये तुम्हारा बॉक्स। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। वी क्या है, जो भी उसकी करंट वेलोसिटी है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, या फिर जो भी टर्न ले रहा है ना वो, एक सर्कल हो गया उसका रेडियस। जी क्या, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। इससे हमारे पास क्या निकलेगा, tan थीटा, ठीक है। यहाँ से अब तुम्हें वी की वैल्यू भी पूछ सकते हैं इंडिविजुअली, या फिर रेडियस की भी वैल्यू पूछ सकते हैं इंडिविजुअली, है ना। तो कोई भी एक वैल्यू तुमसे पूछ सकता है। तुम्हें एंगल अगर पता है तो हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हें एंगल नहीं पता है, बाय चांस तुम्हें एंगल नहीं पता है, फिर भी तुम्हें वी स्क्वायर और आर जी पूछ रहे हैं, कैसे करोगे उसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट केस में, उसके बाद तुम समझोगे। फिर चलो छोड़ो, बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो, हमने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था। एंगल ऑफ रिपोज में क्या था, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, tan थीटा, किसके बराबर है, tan थीटा। तो तुम्हें क्या करना है, tan थीटा की जगह सीधा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रख देना है। एंगल ऑफ रिपोज हमने पढ़ा था, है ना। बस इतना ही है। अब लास्ट है बैंकिंग ऑफ रोड्स, इसको पढ़ लेते हैं। Roads are often banked on curves to help vehicles safely navigate turns without relying solely on friction between the tires and the road surface। मतलब ये क्या कह रहा है, हम अब गाड़ी है मान लो, ये मेन गाड़ी के केस में होता है, क्योंकि गाड़ी को तो तुम बेंड नहीं कर सकते ना, गाड़ी तो जैसी वैसी रहेगी कुछ केसेस में। और तुम्हें पता होगा हाईवेज में, या फिर जैसे जो तुम्हारे पहाड़ी वाले एरिया होते हैं, स्लिप हो गए, हाँ tan थीटा सही है। जो भी पहाड़ी एरियाज हो गए, या फिर इंडिया में तो उतना कॉमन नहीं है पहाड़ी वाले एरियाज में, बट जो फॉरेन कंट्रीज हो गई, वहां पर जब स्नोफॉल होती है, क्योंकि वहां पर तो इंडिया से ज्यादा, मतलब इंडिया में स्नोफॉल होती है लेकिन कम एरियाज में, वहां पर ज्यादातर एरियाज में स्नोफॉल हो रही होती है, जब वहां पर क्या होता है, स्लिपरी हो जाती है रोड, बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाती है। उनको क्या करना पड़ता है, जो उनकी जनरल रोड्स भी होती है ना, बहुत अ, मतलब सिर्फ हाईवेज नहीं, रेगुलर डे टू डे रोड्स भी जो होती है ना, या फिर इंडिया की जो हाईवेज होती है, वहां पर तुम देखोगे जब बंदा टर्न ले रहा होता है, तो ये मान लो रोड है, तो यहाँ पर ना नॉर्मल तो रोड ऐसी है, सीधी है मान लो, बंदा इसके ऊपर सीधा जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। उसमें क्या होता है तुम्हारा, अब तुम मान लो सामने से देख रहे हो इसको अगर, या फिर मान लो ऐसे रोड, ये तुम्हारी रोड है, और तुम यहाँ पर सामने से आ रहे हो, इस पे तुम सामने से आ रहे हो, ठीक है, नीचे नहीं जा रही है, 3D में इमेजिन करो तुम सामने से आ रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, तुम्हारा जो रोड है ना उसको बैंक कर देते हैं। बैंक मतलब थोड़ा सा जो है इसको एक सेकंड को, हाँ, इतना सा जो है ना इसको इंक्लिनेशन दे देते हैं। अब तुम सामने से आओगे, 3D में इमेजिन करो इसको, 2D में इमेजिन मत करो, समझ में नहीं आएगा। जब तुम इनवर्ट्स की तरफ टर्न ले रहे होगे, तो एक फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, वो कभी भी एक्सीड नहीं कर पाएगी, या फिर इतना समझ लो तुम स्लिप नहीं करोगे इस केस में। क्यों? क्योंकि जब बहुत ही स्लिपरी केस होता है, स्लिपरी मतलब बिल्कुल ही फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब स्नोफॉल के केस में हो जाता है, जैसे मान लो आइस्ड रोड जैसे हो गई, या फिर हाईवेज पर जब तुम बहुत ज्यादा स्पीड पर हो, वहां पर हम कंप्लीटली फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। वहां पर रोड में जो है एलिवेशन लाना पड़ता है थोड़ा सा एक साइड से, ताकि तुम जो टर्न ले रहे हो तो तुम बैलेंस कर सको अपने आप को, एंड बॉडी जो है वो स्लिप ना कर जाए बाहर की तरफ। समझ गए? ये होता है मेन केस, ठीक है, इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें अब अच्छे से डेफिनेशन देकर पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तुम्हारे जो लोग 12th में अभी थ्योरेटिकल पेपर्स हैं उनके, या फिर 11th में है, तो थ्योरी वाले पेपर में ये सारी चीजें काम आएंगी। और वैसे भी तुम्हारी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी ने काफी बोरिंग तरीके से दे रखा है इसको। रोड्स आर ऑफन बैंक्ड ऑन कर्व्स, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट, क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है हमें, सिमिलर टू द साइक्लिस्ट अ व्हीकल नेविगेटिंग अ कर्व्ड पाथ रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल, टर्न ले रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तो नीड है ही। बाय बैंकिंग ऑफ रोड, अ कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन फ्रिक्शन। जब हमने यहाँ से एलिवेट कर दिया ना इसको, रोड को, और वो टर्न ले रहा है, तो फ्रिक्शन के ऊपर हम कंप्लीटली अब जो है रिलाई नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे नहीं बैठे हम। समझ गए? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत बार, फिर से मैंने तुम्हें कहा है, हाई स्पीड पर या फिर स्लिपरी रोड पर हम फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कंप्लीटली। बिटवीन द टायर्स, force reducing the reliance on friction between the tires and the road.
ठीक है। रिड्यूस्ड स्लिप रिस्क, ये तो होता ही है, मेन तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेकंड होता है रिड्यूस्ड स्लिप रिस्क। In absence of banking, the entire centripetal force must be provided by the friction. However, if the road is banked at the right angle, the vehicle can navigate a turn even at higher speeds without requiring significant friction. वही है, अगर बैंकिंग प्रेजेंट है तो अगर फ्रिक्शन ना भी हो उस केस में, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जैसे स्लिपरी रोड्स हो गए, मैंने तुम्हें पहले बताया था, वहां पर भी बैंकिंग की हेल्प से जो है बॉडी अपने आप को बैलेंस कर लेती है। सेंट्रीफ्यूगल, इतना समझो, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में अगर बैलेंस नहीं हुआ तो बॉडी स्लिप कर जाएगी। उसी के बीच में बैंकिंग हो गया या फिर फ्रिक्शन हो गया या फिर बेंडिंग हो गया, ये सारी चीजें हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल के बीच में बैलेंस बना रहे। ठीक है। फ्रिक्शन हाउएवर द रोड इज बैंक, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्किडिंग स्पेशली इन पुअर कंडीशंस लाइक रेन और आइस। फिर से अगर हम, तुम समझो अगर टर्न लेते वक्त तुम बारिश के वक्त स्लिप कर जाते हो, अगेन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है, सेंट्रीफ्यूगल जो है वो सेंट्रीपिटल से ज्यादा हो जाती है, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया फोर्स के बीच में, तुम्हें बाहर फेंक दिया उसने। इतना है बस। द ऑप्टिमल बैंकिंग एंगल थीटा फॉर अ कर्व कैन बी कैलकुलेटेड बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस सच दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये बात तो अब तक कर ही रहे हम, है ना। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है, बस दोनों केस अलग है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब बनेंगे तब कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये वाला पार्ट पढ़ना जरूरी था। बाकी फॉर्मूला सेम रहने वाला है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। tan थीटा को तुम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिप्लेस कर सकते हो ड्यू टू एंगल ऑफ रिपोज, है ना। अब यहाँ तक हमारा सर्कुलर डायनेमिक्स का पार्ट खत्म हो गया है। अब जल्दी से चेक कर लेते हैं हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो अभी, वरना फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो। वेट कर लेते 2 मिनट, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है ना, चलो ठीक है, बाकी बता दो एक बार, क्लियर है तो। हाँ हाँ, वी स्क्वायर बाय आर जी में आर रेडियस है, बिल्कुल बिल्कुल, आर रेडियस है। जो भी सर्कल होगा ना, क्योंकि देखो अगर तुम टर्न भी ले रहे हो मान लो, तो एक्चुअल में हाइपोथेटिकली ये सर्कल ही है, तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, वो वही है रेडियस। ठीक है चलो, ये वाला पार्ट हो गया है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी पावर में आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ओके। देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है क्या, सबसे पहले अगर हम जो पढ़ रहे थे वो था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, पहले ही बताया था मैंने तुम्हें। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मान लो ये मेरी जो उंगली है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हमने एक स्टोन को लगा दिया है, अब मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है। अब हर पॉइंट पर ये स्टोन जो है वो घूम रहा है ऐसे ऐसे, है ना। अब हर पॉइंट पर जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पर, हर पॉइंट पर ग्रेविटेशन का जो इफेक्ट है वो सेम है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो पूरी बॉडी पर कांस्टेंट रहने वाला है। जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, अब मैंने, ये मेरी जो उंगली है ये स्ट्रिंग है, अब इसको मैंने ऐसे कर दिया है मान लो, अब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, रोटेट कर लो कंप्लीटली, है ना। इस केस में क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट हो गया और साइड पॉइंट्स हो गए दोनों, यहाँ पर हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अलग लगेगी, मतलब एक्सेलरेशन ग्रेविटी सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हर जगह सेम होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक टेंशन दे रहे हो, और हर जगह जो है पॉइंट पर डिफरेंस आने वाला है। उसी डिफरेंस को हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तुम्हें समझना चाहिए, मतलब वही मेन है कि तुम्हें समझना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन है क्या। अब तक जो पढ़ रहे थे हम वो था हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन occurs when an object moves along a circular path in a vertical plane। ये वर्टिकल प्लेन जो है, ये मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर दिया कि वर्टिकल प्लेन कौन सा है, ये वाला, और हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ये वाला। अनलाइक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व्स द इंटरप्ले ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। ठीक है, which affects the forces and accelerations throughout the motion। ये बात भी हमें पता है, फोर्स एक्सेलरेशन हर जगह, फोर्स चेंज होगी एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा, है ना। चलो, और क्या रहेगा हमारा वर्टिकल, कहा था हम, ठीक है। दिस लीड्स टू वेरिएशंस इन टेंशन होगी, स्ट्रिंग में अगर जो है रोटेशन, एक या फिर सर्कुलर मोशन जो है जब भी हो रहा है, टेंशन है वहां पर, टेंशन हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी, फोर्स में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बाकी ये हो गया तुम्हारा मेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन कौन से फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल, एक सेकंड रुको, सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल एंड टेंशन फोर्स। बात कर ही चुके हम, सेंट्रीपिटल तो हमेशा लग रही होती है, सर्कुलर मोशन होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ भी, सेंट्रीपिटल हमेशा लगेगा अंदर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रोल आ जाता है यहाँ पर, पहली बात कर चुके हैं। टेंशन, जो भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, तो तीन फोर्सेस को बैलेंस करके हमें चलना है पूरे में।
एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ना एक डायग्राम है वो तुम्हें दिखा देता हूँ, तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हो कैसे रही है चीजें। एक सेकंड रुको, इसको ना मैं नीचे लगा देता हूँ। एक सेकंड का टाइम दे दो बस। एक सेकंड बस। देखो, दिख रही है ना सबको? इमेज दिख रही है तो बता दो एक बार। देखो, ठीक है, ओके। देखो, ये होगा तुम्हारा मेन सर्कुलर मोशन का केस, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस। टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, ये है स्ट्रिंग का पॉइंट, ठीक है। यहाँ से पकड़ के इसको घुमा रहे हैं अब ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर गया, फिर एक पॉइंट साइड पर आया, फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आ गया, फिर इस साइड पर आ गया और फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, सिंपल केस है। आप देखो, mg वेट हमेशा नीचे लग रहा होता है, कहीं पर भी बॉडी को रख दो mg तो हमेशा लगेगा, नीचे की तरफ mg लगता है, ये तो हमें पता ही, तो mg तो हर जगह लगेगा। ठीक है। टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों यहाँ पर बराबर है दो केसेस में। कौन से के दो केसेस है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। साइड वाले जो केसेस है ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम है। तो यहाँ पर टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, एफसी के बराबर है वो। ठीक है। मेन जो हमारे इंटरेस्टिंग है वो है टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पर क्या होता है, या फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होता है, प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों लग रही है। ध्यान से समझो, mg एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों लग रही है, वो दोनों को मिलाकर तुम्हारी टोटल टेंशन बनेगी। ये जो टोटल टेंशन है यहाँ पर, नेट टेंशन टी मैक्स, वो किसके बराबर आएगी, एम वी स्क्वायर बार, ये क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg वेट जो नीचे लग रहा है। जबकि बॉडी जब ऊपर चली गई है, बॉडी जब ऊपर चली गई है, उस केस में क्या होगा तुम्हारा, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस mg, mg जो यहाँ से माइनस हो रहा होगा। इसको अब डिटेल में हम पढ़ेंगे ऊपर। ठीक है। देखो, एक सेकंड जो, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द सर्कल, टॉप ऑफ द सर्कल में क्या होता है, एट द टॉप बोथ द ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg एंड द टेंशन और नॉर्मल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सेकंड को, सम नहीं, डिफरेंस है ये। एक सेकंड को, ये डेफिनेशन ऊपर नीचे हो गई थोड़ी सी, इसको चेंज कर देते हैं। ये वाला जो नहीं तुम्हारा बॉटम का है केस, एट द बॉटम, और ये वाला भी है तुम्हारा बॉटम है। सबसे पहले बॉटम की पढ़ लो। ये भी क्या है तुम्हारा, ये क्या है, टॉप, एट द टॉप ऑफ द सर्कल। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया आपका। एट द टॉप ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया तुम्हारा, इसको भी टी बॉटम कर लो। एक सेकंड, टी बॉटम, और ये भी है टी बॉटम। ठीक है, ये होगा तुम्हारा टी बॉटम। अब देखो, एट द बॉटम बोथ द ग्रेविटेशनल फोर्स mg एंड द टेंशन नॉर्मल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों से लमड़ा कर रही है। ठीक है, ये होगी मेन बात। तो क्या करते हैं इसमें हम, ऐड करते हैं, बॉटम में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऊपर में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल चीज है। At upwards the center while the gravitational force mg acts downward away from the center। ठीक है। The centripetal force at the bottom is provided by the difference, नहीं, अब यहाँ पर सम हो जाएगा और दूसरे वाले में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। बाय द सम बिटवीन द टेंशन एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब टी बॉटम, जो भी टेंशन है बॉटम पर, कितना आएगा तुम्हारे पास, एम जी के साथ सम कर दो। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर, सिमिलर चलेगा। वॉइस लैग कर, एक बार देख के बताना, बाकियों की भी वॉइस वो हो रही है कि ब्रेक हो रही है।
वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार बताना, एक बार सारे चेक करके बता दो एक बार। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है। तो साइड्स का तो हमने देख लिया क्या होता है, एट द साइड्स ऑफ द सर्कल क्या होता है। चलो, अब बॉटम हमारा हो गया, टॉप का देख लेते हैं। एट द टॉप ऑफ द सर्कल द टेंशन फोर्स एक्ट्स अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सर्कल बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट्स डाउनवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सिंपल बात हमें पता ही है टॉप पर क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द सम बिटवीन द टेंशन एंड द, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। एक सेकंड रुको, टी बॉटम ने इसको टी टॉप कर दो, एंड इसको भी टी टॉप कर देते हैं, है ना। इसको माइनस कर दो। ठीक है, सिंपल सी चीज है। सेंट्रिपिटल फोर्स एट द बॉटम इज प्रोवाइडेड बाय द सम बिटवीन द टेंशन एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे की तरफ क्या है तुम्हारा, एफ सी, सेंट्रिपिटल फोर्स कितना, टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, सिंपल है यहाँ पर भी। बाकी और कुछ रह रहा है इसमें, हाँ साइड वाला, हेयर द टेंशन इज नॉर्मल फोर्स टिपिकली ग्रेटर देन एट द बॉटम thrown at the top because it has both overcome gravity and provide the necessary centripetal force। ठीक है, एट द साइड्स ऑफ द सर्कल का देख लेते हैं। साइड्स ऑफ द सर्कल का केस सबसे ज्यादा वही है, मतलब सेंट्रीपिटल और टेंशन जो वो हमेशा सेम रहती है। यहाँ पर mg का कोई खास इफेक्ट तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर mg नहीं ऐड होगी नहीं माइनस होगी, दोनों साइड पर सेम है, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हो गया तुम्हारा टेंशन। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो साइड्स में इतना ही नोटिस करना है तुम्हें कि साइड्स में न्यूट्रल होता है, मतलब ये मान लो वन है तो ये वन से ग्रेटर होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन वन, और ये क्या होगा, स्मॉलर देन वन। ठीक है, और ये वन होगा। इतना रेशियो है, मतलब सबसे, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा ग्रेटर देन वन, यहाँ पर होगा वन, यहाँ पर होगा स्मॉलर देन वन। मतलब टेंशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी नीचे, नीचे होगी सबसे ज्यादा टेंशन, ऊपर होगी सबसे कम टेंशन। ठीक है, चलो, एट द टॉप ऑफ द सर्कल द टेंशन और नॉर्मल फोर्स टी टॉप, अच्छा नहीं सॉरी साइड्स वाला कर रहा हूँ। एट द साइड ऑफ द सर्कल द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सेंट्रिपिटल फोर्स। पता ही है तुम्हें, ग्रेविटेशनल एंड परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रिपिटल जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बता चुका मैं तुम्हें, साइड्स पर है ना, ये साइड है और ये टॉप है तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना ये, या फिर डाउन में भी सेम। mg कहाँ लगता है, डाउन। Centrifugal force, but it affects the velocity of the object as it accelerates the body object downward when moving from the top to the bottom and deaccelerates when it's moving from the bottom to the top। हाँ, ये तुम्हें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। जब देखो object from moving from the top to the bottom and deaccelerates from when it's moving from the bottom to the top, जब ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, ऊपर से जब नीचे आ रही है इस पॉइंट पर है, मान लो अगर ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एम टेंशन है वो क्या होगा, हमारी पॉजिटिव होगी इसमें। ठीक है, इस वाली साइड पर पॉजिटिव होगी, लेकिन इस वाली साइड पर क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वेलोसिटी कम हो रही है। ये सारी सिंपल चीजें, कुछ खास है नहीं इसके अंदर, नॉर्मल बात है, बस इतना तुम्हें याद रखना है कहाँ पर क्या क्या होता है। सबसे कम होता है ऊपर, सबसे ज्यादा होता है नीचे, साइड पर न्यूट्रल होता है। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्व रहती है, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल, के आई। तुम्हें अगर याद नहीं है क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, तो बता देता हूँ, के आई प्लस पी आई इज इक्वल टू के एफ प्लस पी एफ, प्लस में पी एफ, के आई प्लस पी आई प्लस के एफ प्लस इज इक्वल टू के एफ प्लस पी एफ। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये होता है तुम्हारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये होगा इसका मीनिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देखते हैं फिर तुम्हें बेटर समझ में आएगा। देखो, बॉल ऑफ मास 0.6 kg, ठीक है, अटैच टू लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल मतलब ये चीज का ध्यान रखो, स्ट्रिंग 5 मीटर की है ना, और इससे अब हम वीसीएम करवा रहे हैं, ये सर्कल में घूम रही है, वर्टिकल सर्कल में, है ना। तो इस केस में जो है स्ट्रिंग अगर 5 मीटर की है, सपोज दैट 5 मीटर की है, तो ये 5 मीटर की ही रहेगी, कोई इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है कि घुमाते घुमाते ये स्ट्रेच कर जाए। समझ गए, मान लो ये डाउन सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, नीचे वाले पॉइंट पर फोर्स ज्यादा लग रही है तो ये ज्यादा स्ट्रेच हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें।
हाँ मासलेस तो है, मासलेस तो है ही, वो तो सही है, लेकिन इनएक्सटेंसिबल भी है, मतलब एक्सटेंड नहीं हो जाएगी ये 5 मीटर से घूमते घूमते 6 मीटर में एक्सटेंड नहीं हो जाएगी, इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है ये एक फिक्स स्ट्रिंग है जो कि एक्सटेंड नहीं होती। समझ गए? मासलेस तो है ही है, बिल्कुल मासलेस है। मासलेस नहीं होगा तो क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी फिर, मतलब सॉल्व हो जाएगा बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। मासलेस आता भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। बॉल ऑफ मास 0.6 kg दे दिया, एसआई यूनिट में अटैच टू अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, रोटेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 0.75 मीटर सच दैट इट हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड, मतलब पहले टेंशन देखो देखो देखो। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड, इस साइड पे टेंशन पूछ रहे, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एमवी स्क्वायर बाय आर, तुम्हें पता ही ऑलरेडी साइड पर क्या होता है, एमवी स्क्वायर बाय आर। साइड पर क्या होता है, एम स्क्वायर बाय आर, है ना? ये एम जी का फिर भी तुम्हें अगर डाउट है तो क्या, क्यों एम जी कॉस थीटा ले रहे हैं, देखो एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, ये कुछ सर्टेन एंगल होगा यहाँ पर, साइड पर कुछ सर्टेन एंगल होगा, उसको थीटा मान लिया, एम जी कॉस थीटा से आंसर आएगा, तो एम वी स्क्वायर बाय आर करो। एम मास कितना है 0.6 इंटू वी का स्क्वायर कितना है, वी का यहाँ पर है, वी है 5, 5 का स्क्वायर करो कितना है 25, अपॉन रेडियस कितना है 0.75, सब कुछ ऐसा यूनिट में डायरेक्टली लिख लो, प्लस एम जी कॉस थीटा करो। एम जी को तो कॉन्स्टेंट रहने दो, कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, साइड पर है 90 डिग्री, थीटा कितना आएगा तुम्हारा 90 डिग्री, 90 पे थीटा कॉस थीटा कितना होता है 0, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी तुम्हारी 0, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा एमवी स्क्वायर बाय आर। एमवी स्क्वायर बाय आर करोगे 0.6 इंटू 25 अपॉन 0.75, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 20 न्यूटन, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 20 न्यूटन। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नहीं समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अरे यार देखो, a ball of mass 0.6 kg is attached to a light inextensible string, ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्या होती है, जो लेंथन नहीं हो जाती अपने आप, जैसी है ओरिजिनली वैसी रहने वाली, ठीक है। रोटेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 0.75 मीटर, सच दैट इट हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है, v क्या है 5 मीटर पर सेकंड व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड, मतलब हॉरिजॉन्टली जब वो है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर नहीं, हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड, या फिर किसी भी पॉइंट पर है, मान लो किसी भी पॉइंट पर है, उसके अपोजिट साइड पर अगर आ गई है हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड, तो उस केस में जो है टेंशन क्या होगा तुम्हारा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एमवी स्क्वायर बाय आर, तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमवी स्क्वायर बाय आर लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड पर एमवी स्क्वायर बाय आर, तुम एक काम करो सिर्फ एमवी स्क्वायर बाय आर से ही कर लो, अगर वैसा लग रहा है तो। एमजी कॉस थीटा क्या है कि देखो, अगर बॉडी का उन्होंने मान लो हमें यहाँ पर दिया, हमेशा ऑन द अदर साइड जब भी दे रखा हो क्वेश्चन में, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड मतलब वहां से 90 डिग्रीज पर, वहां से कहीं पर भी 90 डिग्रीज पर तुम कर लो इसको, ठीक है। ये मान लो अब यहाँ पर है, इसके बीच में कितना है तुम्हारा 90 डिग्रीज, ठीक है, थीटा कितना है 90 डिग्रीज, मैं कुछ भी रैंडम प्लेस अज्यूम कर रहा हूँ अगर, तो कितना आएगा थीटा तुम्हारा 90 डिग्रीज ऑन द अदर साइड पर, तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारे पास एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, कुछ भी वेट एम जी है, एम जी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉस थीटा, ये थीटा कहाँ से आएगा, थीटा तो उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है। ऑन दी अदर साइड, ऑन दी अदर साइड मतलब वहां से परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पर, तो थीटा पे रखो 90 डिग्री को, तो कॉस थीटा जब 90 होता है तो मतलब कॉस 90 क्या होता है ज्यादा, तो ये पूरे एम जी थीटा क्या होगा 90 हो जाएगा, तो तुम्हारा जो क्षण है वो सिर्फ और सिर्फ एम स्क्वायर बाय आर के बराबर आएगा। ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब थीटा दिया होगा, जब थीटा दिया होगा तब तुम्हें ये क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि ऑन द अदर साइड पे क्या होगा, जब थीटा दिया होगा तब तो तुम्हें वैल्यू पुट करके पूरा आंसर को निकालना है, जब थीटा दिया होगा तब तुम्हें वैल्यू पुट करके पूरा आंसर निकालना है एम जी कॉस थीटा लगा के, लेकिन जब तुम्हें बोल दे कि ऑन दी अदर साइड मतलब 90 डिग्रीज पर ही है, ठीक है। अब बताओ डाउट है तो, एम जी कॉस थीटा क्यों लिया, एम वी स्क्वायर बाय टू आर डायरेक्टली नहीं कर सकते, एम वी कॉस थीटा लेने का मेन रीजन यही था कि हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड, मतलब ये वाला पॉइंट है, मान लो यहाँ पर है, अगर अगर इस वाले पॉइंट पर है, तो यहाँ से अगर इसका ऑपोजिट कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, ऑन दी अदर साइड, इस साइड से इस साइड, इस साइड का और इस साइड के बीच में क्या है 90 डिग्रीज है, इसलिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही दे, ऐसा भी दे सकता है, कहने का मतलब ये है, समझ गए? तो ऑन दी अदर साइड जब दिया हो क्वेश्चन में, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल ऑन द अदर साइड, तब तुम्हें क्या करना है, थीटा को 90 डिग्री रखना है। समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, रियाज तुम भी बता दो, क्वेश्चन समझ गए हो तो। ठीक है।
चलो, वीसीएम इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं वीसीएम में भी, मतलब डीपीपी में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीमियम डीपीपी में ऑलरेडी दे दिए थे। अब पढ़ते सेंटर ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास नहीं समझ में आएगा, रोटेशन पूरा सर के ऊपर से जाएगा, है ना। देखो, सेंटर ऑफ मास पे ध्यान दो। COM, जो हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, बेसिकली है क्या, देख लो एक बार। देखो, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर जो है, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास को ऐसा एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जहां पर उसका सारा का सारा वेट या फिर मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगी उसी पॉइंट के ऊपर लगेगी। सेंटर ऑफ मास जो है, कह सकते हो एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर, बॉडी का जो सेंटर है, वो उस बॉडी को एज अ होल रिप्रेजेंट करता है। मतलब सेंट जो भी उसका मास है वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगी वो भी उसी पॉइंट पर लगेगी। ठीक है, अभी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे और मैथमेटिकली इसको देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। देखो, इमेजिनरी पॉइंट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी पॉइंट है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी एक बॉडी ले, एक बॉल ले लो, वहां पे तुम्हें सेंटर ऑफ मास थोड़ी दिखता है। या फिर एक नोटबुक हो गई मान लो, सेंटर ऑफ मास तो हर ऑब्जेक्ट का, ये तो मैंने सर्कल समझा है, उसके अंदर कोई सेंटर ऑफ मास करके कोई जगह थोड़ी दिखती है तुम्हें। ये तो इमेजिनरी पॉइंट है जिसको हम न्यूमेरिकल्स के लिए और ओवरऑल जो है डेरिवेशंस में और क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, imaginary point where the whole mass of the body can be assumed। ठीक है, ये बात तुम कर चुके, कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एंड ऑलवेज ऑन द एक्सेस ऑफ द सिमेट्री। इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एंड ऑलवेज ऑन द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मतलब एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक से रुक जाओ, थोड़ा बेटर सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया सर्कल। ठीक है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक ऐसी एक्सेस, एक्सेस मतलब लाइन, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पढ़ते हो ना क्या, एक ऐसी एक्सेस जो इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। तो इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लो। तो इसने जो है, भैया क्या कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं और क्या, कोई डाउट है तो पूछो। देखो, ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से जा रही है। ठीक है, अब देखो, नए से बताओ यार तुम, रिवाइंड करके देख लो, अभी लाइव चल रहा है, बैक जा सकते हैं, पीछे से देख लो इसको, थोड़ा सा दिक्कत है तो। ये एक एक्सेस है मान लो, एक्सेस ने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो अगर ये एक्सेस इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, मतलब वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इतना समझ लो। अब एक सर्कल के केस में जो है इनफाइनाइट एक्सेस हो सकती है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, ये बात तो तुम्हें पता ही है, मेन हो गई यही बात। और कोई अजीब सा शेप है, मान लो कोई स्टार है, या फिर कोई ये है, मान लो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सेंटर ऑफ मास मतलब बीच में से पास कर रही है, एक्सेस से पास कर रही है, एक ऐसी एक्सेस जो कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में, ये इक्वल नहीं है दिखने में बट इक्वल मान लो इसे, है ना। ठीक है, चलो, सेमी हेमिस्फेयर का, सेमी हेमिस्फेयर का मतलब हेमिस्फेयर का पूछ रहे हो ना, हेमिस्फेयर। देखो, एक सेकंड को, हेमिस्फेयर का देखो, ये हो गया हेमिस्फेयर। ठीक है, ऐसी एक्सेस ड्रॉ करो, एक्सेस ड्रॉ करो एक, जो कि उसको दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, अब जब इसने सिमेट्रिकल पार्ट्स में इसको दो डिवाइड कर दिया, मतलब वो एक्सेस जो है उसको सेंटर ऑफ मास से डिवाइड जो है पास कर रही है। ये होता है मेन, किसी भी शेप का, सिर्फ हेमिस्फेयर का नहीं, किसी भी शेप में एप्लीकेबल है ये। ठीक है, कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एंड ऑलवेज ऑन द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तुम्हें पता ही है। लाइज एट अ पॉइंट वेयर द टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री कट ईच अदर, मतलब अगर एक बॉडी के मोर देन टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, जैसे मान लो ये है, इसको यहाँ से भी इस एक्सेस ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हो और ऐसे भी, है ना। तो क्लास विजिबल नहीं हो रही है मेरे पीसी पे, नहीं विजिबल तो है यार, विजिबल तो सबको है वैसे, मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे विजिबल तो है, रिफ्रेश कर लो हो जाएगा विजिबल, या फिर इंटरनेट इशू होगा, देख लो। देखो, यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास से मतलब एक, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, मतलब हमने इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट्स में कट कर लिया है, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, दोनों में जो है इक्वल पार्ट्स होंगे। इसका मतलब जहां पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। CM COM CM बात सेम है।
2r डिवाइडेड बाय पाई। क्या 2r डिवाइडेड बाय पाई? ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब मान लो सर्कल है, सर्कल में तो चलो इनफाइनाइट एक्सेस हो सकती है। एक सेकंड मान लो, एक सेकंड रुको। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है सेंटर इस सर्कल में तो, है ना, एक्सेस जो उसको डिवाइड कर दे दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में, तो जहां पर भी वो एक्सेस इंटरसेक्ट करेंगे जिस भी पॉइंट पर, वो क्या होंगे उसके स्फेयर में, तो चलो सर्कल तो कहने की बात है, स्फेयर में वो उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं मेन बात, इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूला देख लेते हैं। द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड, ये बात भी हमें पता है। अब देखो, इफ सेंटर ऑफ मास इज एट एक्स, हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्स पर है, एक्स कोऑर्डिनेट पर है, फिर एक्स पोजीशन पर है, या फिर एक्स जो है वो वेक्टर है, कुछ भी मान सकते हैं हम इसको। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, दो बॉडीज के रिस्पेक्ट में। m1 x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट, फर्स्ट बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्वेश्चन से करेंगे तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। देखो, बाकी अच्छे क्वेश्चन तुम्हें डीपीपी एंड प्रीमियम डीपीपी में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। The center of mass of a system of two particles of masses m1 and m2 is at a distance d1 from m1 and at a distance d2 from mass m2 such that, देखो यहाँ पर इसलिए डायग्राम ड्रॉ कर लिया मैंने ताकि तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। देखो, d1 d2 एंड m2 m1 के बीच में हमें रेशियो निकालना है, फिर रिलेशन निकालना है ना। देखो कैसे निकालेंगे, देखो पेन चेंज कर देता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 इज एट अ डिस्टेंस d1 फ्रॉम m1, m1 से ये सेंटर ऑफ मास है मान लो दोनों बॉडी का, है ना। दोनों बॉडी के रिस्पेक्ट में अब हम सेंटर ऑफ मास की बात करें, किसी एक बॉडी की बात नहीं हो रही, दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर है ये पूछ रहा है। तो m1 अगर ये है और m2 अगर ये है, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस क्या है d1 और m2 का डिस्टेंस क्या है d2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखो, अब हमें रेशियो निकालना है d1 d2 का, m1 और m2 के रिस्पेक्ट में। अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको मैं एक ग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तुम्हारा y एक्सेस हो गया एंड ये तुम्हारा x एक्सेस हो गया, है ना। y एक्सेस x एक्सेस में कर सकते हैं इसको, हाँ सही है, गुड अभिलप से, वेरी गुड। d1/d2 जो m2/m1, ये आंसर है। देखो, इसको कर लिया y एक्सेस, इसको कर लिया x एक्सेस। तो अगर ऐसे ही मैंने इसको केस मान लिया है, तो ये वाला पॉइंट जहां पर सेंटर ऑफ मास है, ये क्या हो जाएगा? ये ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन पे x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन पे x y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0, तभी तो ओरिजिन है ना वो, जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। 0,0 हो गया यहाँ पर ओरिजिन तुम्हारा। ठीक है, x का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमने अभी देखा है। माइनस m1 क्यों? क्योंकि ये अगर ग्राफ है, ये अगर ग्राफ है तो ये पर आ रहा है, ये नेगेटिव साइड पर आ रहा है ग्राफ की, है ना। ये कहां पर आ रहा है? ग्राफ की नेगेटिव साइड पर आ रहा है। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा हो जाएगा -m1 d1। ठीक है, प्लस m2 d2, ये पॉजिटिव साइड पर है, अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल बात। अब देखो, x का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ये ओरिजिन पर है 0,0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करें, सीएम क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है। ये वाला पॉइंट क्या है? 0 है तुम्हारा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहां पर है? 0, 0 कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो 0 पे रखेंगे इसको। इज इक्वल टू -m1 d1 प्लस m2 d2, m1 प्लस m2 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसके साथ, वही किया हमने बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? -m1 d1 इक्वल m2 d2, तो m1 d1 इक्वल m2 d2, तो d1/d2 इज इक्वल टू m2/m1, सिंपल रेशियो निकल गया यहाँ से, है ना। यहाँ से हमारा सिंपल रेशियो निकल गया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताना, एक सेकंड रुक जाओ। श्श्श, किसी को कोई डाउट है तो बता देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबने सही आंसर दिया है, फर्स्ट ऑप्शन ये सही, d1/d2 इज इक्वल टू m2/m1। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बताया नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को तुम्हें
रट लेना है, फिर नोटबुक में साइड पे लिख लो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब भी रिड्यूस्ड मास पूछे तो रिड्यूस्ड मास को कैसे निकालना है, ठीक है? रिड्यूस्ड मास को कैसे निकालना है, ठीक है? चलो देखो, रिड्यूस्ड मास क्या होता है तुम्हारा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है मेन रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला। m1 क्या है, m2 क्या है, 2m, m1 m2 कितना हो गया, 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 कितना आएगा तुम्हारे पास, 3m, फिर 2m स्क्वायर बाय 3m, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2m बाय 3, तो आंसर आएगा तुम्हारा 2m बाय 3। ये होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है? ये होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, 2m बाय 3, 2m बाय 3, ठीक है? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली, लॉन्ग ट्रॉली, ट्रॉली क्या होती है तुम्हें पता है ना, सुपरमार्केट में से ट्रॉली होती है, क्वेश्चन में देखा मैंने एनएलएम में वैसे, मूविंग विद अ स्पीड v, मूविंग विद अ स्पीड v ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है? स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास भी हम निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस कम हो गई, अब एक्सटर्नल फोर्सेस नेग्लिजिबल है। इफ द चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्रॉली, अब देखो, इमेजिन करो इसको थोड़ा सा, ये एक से रुक जाओ, ये मान लो ट्रॉली है तुम्हारी, ठीक है? यहाँ पर तुमने चाइल्ड को चलो एक सेकंड इसको कॉर्नर पे कर देते हैं, ठीक है? अब रनिंग विद स्पीड v, अब ये जो है ये v स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक है? कहाँ पर, फ्लोर पर, फ्लोर क्या है, स्मूथ है, स्मूथ फ्लोर है, ठीक है? स्मूथ फ्लोर मतलब फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इफ द चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्रॉली विद स्पीड u, मतलब अब टुवर्ड्स द अदर एंड, या इसे एक एंड से इस एंड पर वो जा रहा है u स्पीड से, ऐसे भी मान सकते हो, या फिर अगर तुम्हें ऐसे सही नहीं लग रहा है तो तुम दूसरे केस से भी कर सकते हो, उसमें क्या करोगे, चाइल्ड को शिफ्ट कर दो दूसरे साइड पर, चाइल्ड को इस साइड पर शिफ्ट कर दो, ठीक है? अब ये यहाँ पर जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट मेन बात ये है कि वो ट्रॉली के अंदर है, ठीक है? द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का COM कहाँ पर आएगा, ट्रॉली प्लस चाइल्ड, सेंटर ऑफ मास मतलब ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम क्या है यहाँ पर, ट्रॉली और चाइल्ड दोनों का मास मिलाकर, विल मूव विद अ स्पीड। अब तुम ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, एक्सटर्नल, जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगती है उसी केस में सेंटर ऑफ मास जो है एप्लीकेबल है, मतलब मान लो ये जो बॉडी है, सेंटर ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा पॉइंट जो पूरी बॉडी के सिस्टम को रिप्रेजेंट करे, वेट को रिप्रेजेंट करे, या फिर मास को एक ही जगह पर रिप्रेजेंट करे, प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे वो सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेंगे, ठीक है? ये हमने मेन पॉइंट पढ़ा था। अब देखो, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सिस्टम क्या है हमारा, ट्रॉली प्लस चाइल्ड, ठीक है? जो चाइल्ड है वो ट्रॉली के अंदर ही है इस टाइम, मतलब वो सिस्टम के अंदर ही है, सिस्टम से बाहर का तो है नहीं वो, तो चाइल्ड का कुछ भी मूवमेंट हो, कुछ भी मूवमेंट हो, कोई फर्क हमको उससे नहीं पड़ता है, क्योंकि बॉडी का जो स्पीड है वो ट्रॉली की स्पीड पर ही डिपेंड करता है पूरा। जो यू फोर्स है वो एक इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एंड सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर मेनली डिपेंड करता है, मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उसका इंपैक्ट होता है सेंटर ऑफ मास पर, इंटरनल फोर्स का इंपैक्ट नहीं होता है सेंटर ऑफ मास पर। और चाइल्ड जो है वो क्या है, इंटरनल सिस्टम के इंटरनल है ना वो, तो उसका जो भी मोशन होगा वो इंटरनल फोर्स होगा, तो ये वाला जो फोर्स है इसको हम जीरो मान लेंगे, मतलब ये नेग्लिजिबल है, इसका यू के साथ कुछ मतलब भी नहीं है, वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड है ये भी क्या है, स्मूथ है, इसके ऊपर भी जो है कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा वी, आंसर क्या आएगा तुम्हारा वी, सिंपल वी, मतलब फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है, पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही है, क्योंकि ये जो चाइल्ड का मूवमेंट है ये एक इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है? ठीक है, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल नहीं है। अब देखो, ऑप्शन 4 सेम ही है एज द ट्रॉली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसी को कुछ डाउट है तो बता देना, वरना फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट क्या करना, अब तो खत्म ही हो गया। डीपीपी में तुम्हें सेंटर ऑफ मास के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब
सीरियस हो जाओ, क्योंकि क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स आने वाला है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स 11th 12th फिजिक्स में हम कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी वेटेज भी ज्यादा है, समझने में भी टाइम लगता है। तो 2 क्लासेस इसी के ऊपर डेडिकेटेड है पूरी, जबकि ये भी रोटेशन का एक पार्ट होता है, सेंटर ऑफ मास समझना जरूरी होता है ना। डीपीपी में तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बेटर हो जाएगी। उसके अलावा रोटेशन हम पढ़ेंगे, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सारी चीजें देखेंगे, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। 15th के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, वो तो चलो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अभी किसी कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर एंड करते हैं लेक्चर को। ओके, चलो किसी और को भी कोई डाउट है तो बताओ, बाद में डाउट है तो डाउट फोरम में पूछ लेना, है ना। नोट्स में अभी तुम्हें सेंड कर दूंगा इसके, एंड डीपीपी भी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। ओके, चलो एंड करते हैं फिर, टेक केयर। कल ही है वैसे रोटेशन का लेक्चर, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद नहीं है, कल ही है लेक्चर, ठीक है। तो अटेंड कर लेना कल। कल दोपहर के टाइम ही है, 12 साढ़े 12 के आसपास लेक्चर, मैं बता दूंगा तुम्हें फाइनल कितने बजे है लेक्चर, ठीक है। शाम के आसपास ही है, तो मेक श्योर यू ज्वाइन। चलो ओके, एंड करते हैं फिर लेक्चर को, है ना। चलो बाय।